जी गुरु जी। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं तिङन्त में भ्वादि प्रकरण को। देखिए, लट, लिट, लुट, लृट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लृंग। ठीक है, ये कितने लकार हो गए भाई? 10 लकार। 10 लकार हो गए। और इन लकारों को इन्होंने किस क्रम से रखा है, तो आपको पता ही है कि सबसे पहले क्या है। देखिए, अ, ई, उ, और उसके बाद फिर अयुण, ऋ। तो री, और री से तो होगा नहीं, फिर ए और ओ। ठीक है ना? इसी में क्या करना है, सभी में आपको ल को जोड़ देना है, और अंतिम में अनुबंध जोड़ना है। तो अनुबंध देखिए, कुछ और कुछ में रहेगा ङ अनुबंध। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ल, जी गुरु जी। और ट, तो ये लट हो जाएगा। फिर ल में ई जोड़ेंगे, ल ई। नेटवर्क की परेशानी हो रही है। ध्वनि चलचित्रमपि नायति। ध्वनि बिना आया थी। क्या हुआ हो? प्रॉब्लम हो गया था। नमस्ते गिरिजा प्रसाद जी, नमस्ते। क्या हुआ? नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? अब आ रही है। अच्छा, अभी मेरी आवाज आ रही है ना? जी। जी सर। आम महोदय।
आवाज गई। महोदय। मुझे ही नहीं आ रही है, किसी को नहीं आ रही है? को भी नहीं आ आ रही। रही है, इधर भी नहीं। नहीं आ रही है। भैया जी नेटवर्क आवाज नहीं आ रही है। हेलो। भैया जी आवाज नहीं आ रही। शायद मेरे फोन में नेटवर्क में समस्या है। अभी आप लोगों तक मेरी आवाज आ रही है ना? जी भाई जी। अब आ रही है। आप वाईफाई ले सकते हैं किसी से। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। चलिए ठीक है, मैं करता हूँ। यस सर। अभी आ रही है मेरी आवाज? जी जी। ये सर ये जी। जी सुन रहे हैं। चलिए, तो हम आपको बता रहे थे कि अब इसका वॉल्यूम कम कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर लकार हमने ले लिया, माने लॉ। इस लॉ में अ ई उ री ए और ओ इन स्वरों को जोड़ा और अंतिम में अनुबंध ट अथवा ग इन अनुबंध को लगा करके लकार के साथ हकार को जोड़ करके और फिर ट अनुबंध लगाया तो लट लिट लुट, ऐसे रिट लेट और लोट, इस प्रकार से 6 लकार हो जाएंगे ये। और लकार के साथ में हमने क्या किया, अंगाकार अनुबंध का जब प्रयोग किया तो लौ लंग लिंग लुंग लरिंग, इस प्रकार से 4 लकार हो जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये जो क्रम है यह अष्टाध्यायी में इसी प्रकार से क्रम नहीं दिया गया है, लेकिन ये भट्टोजी दीक्षित अथवा प्रक्रिया ग्रंथ को लिखने वाले जो भी ग्रंथकार रहे उन लोगों ने इस प्रकार के क्रम को कल्पित किया और इसी क्रम से धातुओं के रूपों को उन्होंने प्रस्तुत किया। अभी मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है ना? यस सर। जी। ठीक है, तो अब देखिए इस ग्रंथ में भी, ये भी ग्रंथ प्रक्रिया ग्रंथ है, तो प्रक्रिया ग्रंथ में इसी प्रकार के क्रम को लेकर के प्रायः निरूपण किया गया है, तो हमको भी इसी क्रम से देखना है। ठीक है, अब हम लोग इसमें लेट लकार को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि लेट लकार में छंदसी लुंग लंग लेटह, इस सूत्र से छंदसी की अनुवृत्ति आती है। तो लिंगर्थ में लेट होता है, लिंगर्थ में लेट लकार होता है। लिंग प्रत्यय का क्या अर्थ होता है ये हम आगे चल करके देखेंगे। तो उसी लिंग प्रत्यय के ही अर्थ में लेट लकार होता है और लेट लकार छंद में होता है क्योंकि उस सूत्र में जो लेट लकार का विधान करता है उस सूत्र में छंदसी की अनुवृत्ति आती है और छंद कहते हैं वेद को, इसलिए वेद में ही लेट लकार का प्रयोग होता है। वेद से बाहर लेट लकार का हम लोग भाषा में प्रयोग नहीं करते, इसलिए इन्होंने लेट लकार के रूपों को यहाँ पर नहीं दिखाया। यद्यपि भट्टोजी दीक्षित ने चूंकि संपूर्ण मतलब अष्टाध्यायी पर व्याख्यान किया है, इसलिए उन्होंने अपनी वैदिक प्रक्रिया में लेट लकार के भी रूपों को वहां पर दिखाया है, लेकिन इन्होंने केवल लौकिक जो प्रयोग हैं उन्हीं का प्राय यहाँ पर संकलन किया है, किसी वैदिक प्रयोग का इन्होंने संकलन नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर हम लेट लकार को नहीं देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि लकार जो हमको देखने हैं वो 9 लकार रहे, लेकिन 9 लकार में भी हम लिंग लकार को क्या करते हैं, 2 रूपों में विभक्त कर देते हैं, आशीर लिंग और विधिलिंग। इसलिए लकार फिर से हमको माने उनमें रूप में प्रायः इतना अंतर होता है कि लिंग लकार के जो विधिलिंग और आशीर लिंग, इन दोनों लकारों में इसमें माने जो विधिलिंग विधिलिंग और
आसीर लिंग। यद्यपि ये लिंग लकार तो एक ही है, लेकिन इसके अर्थ देखिए, एक लिंग का अर्थ विधि होता है और एक लिंग का अर्थ आसीर लिंग आसी ही होता है। तो चूंकि आसीर और विधि इन दोनों अर्थ के भेद को लेकर के लिंग लकार भी भिन्न भिन्न हो जाता है, और उसके रूपों में भी इतना ज्यादा अंतर हो जाता है कि हमको समझ में आता है कि ये अतिरिक्त एक कोई दूसरा ही लकार आ गया सामने पर। इसलिए हम लोग 10 लकार माने कि अब लेट को हटा करके, चूंकि लिंग के दो भेद हो गए हैं, इसलिए हम लोगों को 10 लकार के रूपों को देखना है। ठीक है, माने हमारे सामने 10 लकार जस के तस ज्यों के त्यों बने रहे। यहां तक आपको समझ में आ गया? जी सर। चलिए ठीक है, यही बात इन्होंने बताई है कि एसु पंचमो लकार छंदो मात्र गोचर। इनमें जो पांचवा लकार है वह छंदो मात्र गोचर, यानी कि वेद मात्र गोचर, यानी कि वहां पर प्रयुक्त होता है अथवा विषय है। छंद मात्र का ही वह विषय है। छंद कहते हैं वेद को, वो उसका प्रयोग चूंकि वेद में ही होता है, इसलिए हम अगर उसके रूपों को यहाँ पर नहीं दिखाएंगे तो आप हमारे ग्रंथ की न्यूनता को मत कहिएगा। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि कोई प्रश्न कर सकता है, भाई इन्होंने लेट लकार लिख तो दिया लेकिन उसके रूपों को नहीं बताया, तो ग्रंथ दो पूरा नहीं कहा, मतलब कि ग्रंथ में तो न्यूनता पत्ती है, न्यूनता रूपी दोष है। तो उस दोष से बचने के लिए इन्होंने कह दिया कि यह लकार तो वेद मात्र का विषय है, गोचर यानी कि विषय है, छंद मात्र का यानी वेद मात्र का विषय है। इसलिए चूंकि वैदिक विषयों का हमने यहाँ पर निरूपण किया नहीं है, इसलिए इस वेद के विषय लेट लकार का निरूपण हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ गई ना? यस सर। जी। जी। चलिए अब देखिए, अब अगला सूत्र है, सूत्र को हम देखेंगे। लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः। एक मिनट, चलिए लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः, इसको देखेंगे। लह कर्मणि च, देखिए लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः। देखिए यहाँ पर इसको हमको समझना है, तो यहाँ पर एक तो लह पद है, लह पद जो है ये लह हलंत का, माने ये लह हलंत है, इसका जस का रूप है। जस का मतलब समझते हैं, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप है लह, यानी जस में क्या रहता है। अब वो प्रक्रिया हम छोड़ते हैं, हमको ये समझना है कि ये लह किसका रूप है, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप है। यानी बहुवचन। लह का अर्थ है लकाराः। लह का क्या अर्थ है? लकाराः। लकाराः, लकार। कर्मणि, कर्मणि माने कर्म में। देखिए कर्मणि में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। हाँ, कर्मणि में क्या है? सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी। और सप्तमी विभक्ति का प्रायः प्रयोग होता है अर्थ बताने के लिए। सप्तमी विभक्ति का बहुत जगह पर हमने देखा है अर्थ बताने के लिए प्रयोग होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, कर्मणि द्वितीया, इसका अर्थ क्या है? कर्म में द्वितीया होती है, माने द्वितीया का अर्थ कर्म होता है। जैसे एक उदाहरण है भू सत्तायाम, सत्तायाम में भी सप्तमी है, भू सत्तायाम, यानी कि सत्ता अर्थ भू इस शब्द का है। तो जो अर्थ रहता है उस अर्थ में अथवा अर्थ के निर्देश में सप्तमी विभक्ति होती है। ये बात आपको याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है?
अर्थ निर्देश में प्रायः सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है ना? जी अर्थ सर। निर्देश में कौन सी विभक्ति प्रायः होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तमी। तो हाँ, कर्मणि, तो कर्मणि यहाँ पर सप्तमी है, इसलिए कर्म क्या होगा? अर्थ होगा। किसका अर्थ होगा? तो इस लह माने लकार का अर्थ होगा कर्म। तो लकार किस अर्थ में आएगा? कर्म अर्थ में आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो चौ शब्द का प्रयोग किया है, इस चौ के द्वारा क्या करते हैं हम? कर्तरीकृत सूत्र है। क्या सूत्र है? कर्तरीकृत। कर्तरीकृत। ध्यान दीजिएगा, कर्तरी में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। तो भैया सप्तमी किस लिए आती है? अर्थ निर्देश में सप्तमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर भी अर्थ क्या होगा? अर्थ कर्ता अर्थ में कृत संज्ञक प्रत्यय होते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? जी सर। हाँ। कृत संज्ञक प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं? कर्ता अर्थ में होते हैं। क्योंकि यहाँ पर कर्तरी में सप्तमी है, और सप्तमी क्या बताती है कि भाई तुम क्या हो? अर्थ हो। तुम तो अर्थ हो। समझ गए कि नहीं? किसके अर्थ हो? तो कृत संज्ञक प्रत्ययों के तुम अर्थ हो, कर्ता ये अर्थ हो। और यही कर्तरी ऊपर से कहाँ चला आता है? इस चौ शब्द के कारण यहां पर भी चला आता है। ये चौ शब्द क्या करता है? कर्तरी को बुला लाता है। इसलिए लकार कर्म अर्थ में और कर्तरी यानी कि कर्ता अर्थ में होते हैं। ये हो गया हमारा एक वाक्य। ये एक वाक्य हो गया कि लकार कर्म अर्थ में और कर्ता अर्थ में होते हैं। अब आता है दूसरा वाक्य, भावे चा कर्म केभ्यः। ये दूसरा वाक्य है। यहां पर देखिए फिर से लकार, अब चूंकि लकार कर्म में और कर्ता अर्थ में होते हैं, ये एक वाक्य हो गया। फिर है भावे। भावे का मतलब होता है, ये भी सप्तम्यंत है, माने भाव अर्थ में होते हैं। भाव किसे कहते हैं? क्रिया को। भाव माने क्या होता है? क्रिया। क्रिया। भाव माने क्रिया। कहीं भी भाव शब्द मिले तो उसका मतलब समझना है कि क्रिया। क्रिया मतलब कोई ऐसी चीज जो उत्पन्न हो रही है। तो भाव का अर्थ होता है क्रिया। इस क्रिया अर्थ में भावे यानी क्रिया अर्थ में लकार आते हैं। और भाई साहब यहाँ पर भी चौ शब्द का प्रयोग किया है, चौ अकर्म के ब्याह। तो चौ के द्वारा यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? कर्तरी आ जाएगा। यानी कर्तरी कर से कर्तरी आ जाएगा। इसलिए भाव माने क्रिया अर्थ में और कर्ता अर्थ में लकार होते हैं। क्या समझ में आया? भाव बोलो अर्थ बोलो, क्या में समझ में और आया? भाव अर्थ में भाव अर्थ में और कर्ता अर्थ में लकार होते हैं। लकार होते हैं। अब किससे होते हैं? किससे होते हैं इसके लिए यहाँ पर इन्होंने अकर्म के भी, ये पंचम में ये हमको रखना है कि ये क्या है? पंचम यंत्र है। अब पंचम यंत्र जहां पर आपको मिले तो उसके लिए एक शब्द याद रखना है कि वहां पर आपको अव्यवहित उत्तर, इसको पकड़ करके लाना है। किसको पकड़ करके लाना है? अव्यवहित उत्तर को। ठीक नहीं? नहीं समझ में आई? ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहले तो आप ये बताइए। दे रहा है। जी दे रहा है। चलिए, तो जहां पर भी पंचमी विभक्ति आपको मिलेगी तो वहां पर आपको क्या पकड़ करके लाना है? अव्यवहित उत्तर, इन दो शब्दों को। अच्छा, अब एक बात और ध्यान दीजिए कि ऊपर से ये तीसरे अध्याय का सूत्र है। इसी सूत्र में ऊपर से क्या आ रहा है? धातु आ रहा है। और धातु का अर्थ होता है धातु, वहां भी पंचमी है।
तो इसलिए क्या करेंगे, और ये अकर्म के भ्या भी पंचम्यंत है, वो भी पंचम्यंत है, लेकिन धातु जो है ना वो एक वचनांत है, उसमें एक वचन हुआ है, और यहाँ अकर्म के भ्या में बहुवचन हुआ है। तो इसको देख करके हम धातुओं को बदल करके कर देंगे धातुभ्य। क्या कर देंगे? धातुभ्य। धातुभ्यः धातुभ्य कर देंगे, यानी अकर्मक धातुओं से अव्यवहित उत्तर। क्या अर्थ निकलेगा? अकर्मक धातुओं अकर्मक से अव्यवहित धातुओं से उत्तर। अव्यवहित उत्तर। फिर आप कर्ता को ले आओ इस लह को, तो अकर्मक धातुओं से अव्यवहित उत्तर लकार भाव में, भाव यानी क्रिया अर्थ में और कर्ता अर्थ में, क्योंकि ये च रखा है, कर्ता अर्थ में होते हैं। ये बात समझ में आ गई? जी सर। जी। क्या समझ में आई? अकर्मक धातुओं से क्रिया अर्थ में और कर्ता अर्थ में लकार होता है। ठीक है। अच्छा, तो अकर्मक धातुओं से, अब देखिए अव्यवहित उत्तर शब्द है, इसका भी प्रयोग करना है। फिर से बोलिए, क्या समझ में आया? अकर्मक धातुओं से क्रियापद में अव्यवहित अव्यवहित उत्तर, अव्यवहित उत्तर और अकर्मक धातुओं से अव्यवहित उत्तर लकार भाव और कर्ता अर्थ में होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक बात और समझनी है कि अकर्मक धातुओं से उत्तर लकार भाव और कर्ता अर्थ में होते हैं, कर्म अर्थ में हो सकते हैं क्या? नहीं। क्योंकि अकर्मक धातुओं का बोलो भाई, नहीं हो सकते सर, क्योंकि क्योंकि वो कर्म क्योंकि कर्म नहीं अकर्मक होता है। धातुओं का कोई भी अकर्मक धातुओं का कर्म भी नहीं। कर्म ही नहीं होता है ना। जी। ठीक है, तो ये तो बात हमको समझ में आई। इसका दूसरा वाक्य हमने समझ लिया, लेकिन पिछले वाक्य में अभी कोई कुछ मतलब बचा हुआ है, कुछ शेष है। क्या शेष है? यहाँ पर हमने कहा था कि लकार कर्म अर्थ में और चौ से कर्ता अर्थ में भी होते हैं, लेकिन किससे अव्यवहित उत्तर होते हैं? तो ये बात हमको कर्मक से। दूसरे वाक्य को देख करके समझ लेनी है। तो चूंकि दूसरा वाक्य किस अर्थ में, किस धातु से कर रहा है? अकर्मक धातु से अव्यवहित उत्तर कर रहा है, तो पिछला वाक्य किससे करेगा? सकर्मक धातु। सकर्मक धातुओं से उत्तर करेगा। इसलिए सूत्र का अर्थ बन जाता है, वो अर्थ आपको याद रखना है। लकाराः सकर्मक धातुभ्यः, सकर्मक धातुओं से अथवा सकर्मक धातु, इतना ही रखिए, अव्यवहित उत्तर, अव्यवहित उत्तराः। अच्छा, कस्मिन् अर्थे? तो कर्मणि कर्तरि च अर्थे, कर्मणि कर्तरि च अर्थे भवन्तु। ये एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य क्या हो जाएगा कि लकाराः अकर्मक धातु अव्यवहितोत्तराः भाव कर्तरि। इस अर्थ को आपको याद रखना है। ठीक है, अर्थ को लिख लीजिए और याद रखिए। कैसे बना? तो आपको याद रखना है भाई, चकार से कर्तरी और कर्तरी वो दोनों वाक्यों में आएगा, और इधर चूंकि सकर्मक धातु से अव्यवहित उत्तर, अव्यवहित उत्तर कहां से आया? यहाँ पर पंचमी को देख करके अव्यवहित उत्तर आता है। और ये सकर्मक धातु हमने कहां से पा लिया?
क्योंकि दूसरे वाक्य में वहां पर अकर्मकेभ्यः शब्द का प्रयोग था। ये धातु कहां से पा गए, तो ऊपर से धातु होगा क्या आ रहा था, अधिकार आ रहा था, अधिकार। इसलिए हमको धातु शब्द मिल गया। और सकर्मक कहां से मिला, क्योंकि दूसरे कर्मक ऐसा है। बात समझ में है कि नहीं? इसका मतलब सामान्य बात है कि पिछला वाक्य सकर्मक धातुओं से विधान कर रहा है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? जी सर। चलिए ठीक भैया है। पंचमी जहाँ जहाँ होगी वहाँ वहाँ अव्यवहित का अधिकार जाएगा क्या? अव्यवहित उत्तर इन दो शब्दों को वहां पर समझ लेना है, जहां पर पंचमी होगी वहां पर। देखिए ये एक सामान्य नियम है, विशेष बातें जहां पर आती रहेंगी हम बताते रहेंगे, ठीक है ना? जी भैया जी। जी। इसके लिए एक सूत्र है, तस्मादित्युत्तरस्य। क्या सूत्र है? तस्मादित्युत्तरस्य। तस्मादित्युत्तरस्य। अब वो सूत्र, हाँ, उसी सूत्र के कारण जो है ये होता रहता है। वो सूत्र क्या करता है, इन अव्यवहित और उत्तर इन दो पदों को भेजता रहता है जहां पर पंचमी देखता है। लेकिन कौन सी पंचमी, ये भी हम आपको बता देते हैं, अवधि बोधक पंचमी। कौन सी पंचमी? अवधि अवधि बोधक। अवधि बोधक पंचमी जहां पर रहेगी वहां पर अव्यवहित और उत्तर दो शब्द जाएंगे। अब ध्यान ये देना है कि अवधि बोधक पंचमी कहाँ मिलेगी। तो आपने एक दिक शब्द से पंचमी होती है, किसी को पूरा सूत्र याद है? अन्य, आरात, इतर, ऋते करके है कोई सूत्र, याद है ना? नहीं याद है? कारक प्रकरण में है गुरुजी। जी, कारक प्रकरण में है मेरे ख्याल से जी ये वाला सूत्र ना। हाँ, नहीं आपका ख्याल तो सही है, लेकिन सूत्र अगर याद है तो बोलिए। नहीं याद है, कोई बात नहीं। सूत्र उसी में तो नहीं दिक याद है शब्द गुरुजी। आता है। हाँ, वो दिक शब्द, वो जो दिक शब्द है ना, उससे जहां पर पंचमी होती है वो पंचमी अवधि बोधक पंचमी के रूप में हम समझते हैं। और वहां पर अव्यवहित और उत्तर ये दो शब्द पहुंच जाते हैं, ठीक है? इतनी बात आपको याद रखनी है। सूत्र का अर्थ याद रखिएगा कि लकाराः सकर्मक धातु अव्यवहितोत्तराः कर्मणि कर्तरि अर्थे भवन्तु, लकाराः अकर्मक धातु अव्यवहितोत्तराः भावे कर्तरि च अर्थे भवन्तु। ये याद रखना है, ठीक है? चलिए अब हम अगला सूत्र देखेंगे। अब अगला सूत्र है वर्तमाने लट। देखिए यहां पर वर्तमाने भैया सप्तमी है, क्या है? और सप्तमी का मतलब क्या होता है, वहां पर हम क्या जोड़ देंगे, माने वर्तमान ये क्या है, हमारा अर्थ है। ये वर्तमान क्या है, अर्थ है। अब सामान्य रूप से हमको समझ में आ रहा है कि वर्तमान किसका अर्थ है, इस लट का अर्थ है, ठीक है? लट लकार किस अर्थ में आता है, बोलो? वर्तमान अर्थ में आता है भाई। लट लकार किस अर्थ में आता है, वर्तमान अर्थ में आता है। वर्तमान अर्थ में। वर्तमान क्या है, तो वर्तमान ये जो है ना, ये क्या है, ये काल है। ये बात समझ में आ गई, काल का बोधक है। तो वर्तमान एक काल है और इस वर्तमान काल अर्थ में लट लकार आता है। कहां से किससे आता है भाई साहब, लट लकार है ना। तो लकार जो होता है, अभी हम आपको बता चुके हैं कि सकर्मक धातुओं से अव्यवहित उत्तर आएगा अथवा अकर्मक धातुओं से अव्यवहित उत्तर आएगा। यानी कि आपको याद रखना है कि ये लकार कहां से आएगा, धातुओं से अव्यवहित उत्तर आएगा। तो हम इस बात को लिख लेते हैं। सकर्मक और अकर्मक तो ये तो सभी धातुओं से अव्यवहित उत्तर आएगा। तो धातु से अव्यवहित उत्तर, धातु से अव्यवहित उत्तर लट होता है, ठीक है? इसमें कोई समस्या नहीं है।
अब यहाँ पर बात ये है कि ये लट जो है ना किस अर्थ में होता है, तो वर्तमान अर्थ में होता है। लोग कहते हैं, सामान्य रूप से हम लोग यही समझते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको थोड़ी सी विशेष बात समझनी है कि ये भाई साहब वर्तमान अर्थ में लट नहीं होता है। वर्तमान अर्थ को बताने वाला या फिर वाचक जो है उसका लट नहीं होता है। वस्तुतः ये वर्तमान है क्या है, हम इसको समझेंगे, इसको जोड़ेंगे कहाँ पर। तो एक नियम है, आप लोग नियम लिख लीजिए। क्रिया भेदाय कालस्तु संख्या सर्वस्य क्रिया भेदाय कालस्तु संख्या सर्वस्य भेदिका। ये नियम आपको याद रखना है। अच्छा, समास प्रकरण पढ़े हैं तो उसमें विशेषणम विशेषण बहुलम, इस सूत्र की वृत्ति क्या है, किसी को याद है? विशेषणम विशेष्येन बहुलम समस्यते। ये तो वृत्ति नहीं लिखी है, वृत्ति में तो कुछ और ही शब्द लिखा है, वो शब्द आपको याद है तो बोल दीजिए। वहां पर एक शब्द आया है भेदकम, भेद्येन करके, तो भेदक का अर्थ होता है विशेषण। भेदक अर्थात क्या होता है? विशेषण। और भेद्य होता है विशेष्य। विशेष्य। ये बात समझ में आ रही है ना? जी गुरुजी। तो भेदक माने होता है विशेषण और भेद्य मतलब होता है विशेष्य। देखिए, हमको इस पंक्ति का अर्थ समझना है कि क्रिया भेदाय कालस्तु, इसका मतलब होता है कि काल हमेशा इस क्रिया में विशेषण होता है, और संख्या जो होती है ना वो सभी में विशेषण हो जाती है। भेदिका माने विशेषण होती है, संख्या सभी में विशेषण हो जाती है, यानी कि संख्या सब जगह रह सकती है, लेकिन काल हमेशा कहाँ रहता है? क्रिया में रहता है। क्रिया का भेद करने के लिए काल होता है, यानी काल जो है वो क्रिया का भेदक होता है, यानी काल जो है क्रिया का विशेषण होता है, भेदक यानी विशेषण। देखिए, कुछ दिन तक आप क्या करिए ना, इस शब्दावली से परिचित हो जाइए, ताकि आगे कभी शब्द सुनने पर अर्थ का बोध होने में आपको कोई क्लिष्टता का अनुभव ना हो। तो ये सामान्य कुछ है। हाँ, किसी ने हाथ उठाया है, भाई बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, शायद हाथ ऊपर करके देख रहे हैं कि इससे क्या होता है। चलिए ठीक है। तो क्रिया भेदाय कालस्तु, ये समझ रहे हैं कि नहीं आप? माने कि काल हमेशा किसमें विशेषण होता है? क्रिया में विशेषण होता है, और संख्या सभी में भेदक माने विशेषण हो जाती है। ठीक है, अब इस बात को हम थोड़ा सा और समझेंगे कि ऊपर से धातु आ रहा है। क्या आ रहा है? धातु। आवाज आ रही है अगर मेरी, तो मेरी बात को दोहराते रहिए कि ऊपर से क्या आ रहा है, किसका अधिकार आ रहा है? धातु का अधिकार आ रहा है। धातु का अधिकार आ रहा है। ठीक है, अब एक बात हमको और बतानी है साथ ही साथ में, वो है कि धातु के दो अर्थ होते हैं, फल और व्यापार। धातु के भाई कितने अर्थ होते हैं? दो अर्थ होते हैं। दो अर्थ, फल व्यापार है धातु अर्थ। हाँ, फल व्यापार यो धातु। फल और व्यापार क्या होते हैं? धातु के दो अर्थ होते हैं। इसको आपको लिख लेना है, फल और व्यापार, ये क्या है? धातु के अर्थ हैं।
अब धातु अपने इन धातु दोनों नाम अर्थों अनेक को अर्थत्व। कहेगा। धातु अपने इन दोनों अर्थों को कहेगा। अब एक प्रश्न है कि इनमें फल प्रधान है कि व्यापार प्रधान है? इसका कोई उत्तर देगा? फल प्रधान है कि व्यापार प्रधान है? मुख्य फल। कौन है इनमें? तो देखिए, जब हम कहते हैं कि राम गांव जाता है, रामः ग्रामं गच्छति, उनको जो प्रधानता दिखाई देती है वो राम की प्रधानता दिखाई देती है। राम का जो व्यापार है, व्यापार का अर्थ होता है क्रिया। व्यापार माने क्या होता है? क्रिया। क्रिया। और क्रिया अर्थात भाव। भाव। ये पर्याय है, ध्यान रखिएगा। हमको राम की जो गमन क्रिया है वही प्रधान दिखाई देती है, वही मुख्य दिखाई देती है। इसलिए धातु जब अपने अर्थ कहता है, फल को भी कहता है और व्यापार को भी कहता है। धातु के दोनों अर्थ हैं। अब मुख्य जो है यहाँ पर व्यापार अर्थ है। इस मुख्य व्यापार अर्थ में इस वर्तमान जो दिख रहा है नहीं आपको, वर्तमान काल, और हम अभी आपको यहाँ पर बताए हैं कि काल कहाँ आता है, काल का अन्वय कहाँ होता है, काल का संबंध किसके साथ में हमेशा होता है? क्रिया के साथ में। क्रिया के। क्योंकि क्रिया भेदाय कालस्तु बताया ना, कि क्रिया का भेद माने विशेषण, भेदक यानी विशेषण। काल हमेशा किसका विशेषण होगा? क्रिया का। ये समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना, ये व्यापार माने क्रिया माने भाव, ये वर्तमान क्या है? काल है। इस काल का अन्वय कहाँ होगा आपका? व्यापार के साथ में होगा। हाँ जी। यद्यपि धातु के दो अर्थ होते हैं, फल और व्यापार, लेकिन हम काल का अन्वय कहाँ करेंगे? व्यापार में, फल में नहीं करेंगे। ठीक है? तो चूंकि फल में अन्वय नहीं करेंगे क्योंकि फल प्रधान नहीं है, व्यापार क्या है? प्रधान। और भाई एक बात बताओ, कोई प्रधान व्यक्ति है, आप अपना संबंध किसके साथ करना चाहते हैं? बताओ भैया, अरे बोलते रहो भाई। प्रधान, जिसका प्रभाव अधिक होगा उसी के साथ करना चाहेंगे। प्रधान के साथ करना चाहते हैं कि विशेषण के साथ? प्रधान के आप साथ। किसके विशेषण बनना चाहेंगे, प्रधान के या विशेषण के? आप प्रधान। कोई विशेषण है, कोई प्रधान नहीं है। हाँ, तो प्रधान के ना आप विशेषण बनना चाहेंगे, किसके साथ रहना चाहेंगे, किसका संबंध करना चाहेंगे? तो ये जो वर्तमान काल है ना, ये भी इस प्रधानीभूत व्यापार के साथ में ही संबंध करना चाहता है, इस फल के साथ नहीं करना चाहता। क्योंकि फल क्या है भाई साहब? देखो, जो मैं बता रहा हूं उसको क्या करिएगा, लिखते रहिएगा, छोड़ना नहीं है कुछ भी। थोड़ा थोड़ा सा अभी कुछ कठिनाई रहेगी, लेकिन समझ में आ जाएगा तो फिर आनंद आ जाएगा। चलिए, तो भाई धातु का अर्थ क्या था? फल और व्यापार। इस काल का संबंध किसके साथ में हुआ? व्यापार के साथ। क्यों व्यापार के साथ में हुआ? व्यापार प्रधान होता है। प्रधान है। प्रधान होता है, और हर व्यक्ति जो भी है वो अपना संबंध किसी प्रधान के साथ ही करना चाहता है, किसी विशेषण के साथ कभी कोई संबंध करना नहीं चाहता। तो आप नियम नहीं याद चाहता। रखिए, नियम याद रखिए। क्या नियम है? कि हमेशा अन्वय किसके साथ में होगा? प्रधान के साथ होगा। प्रधान। अन्वय मतलब संबंध होता है, अन्वय यानी संबंध। संबंध। अब संबंध। किसी नहीं पता होगा किसी को अन्वय का अर्थ क्या होता है, तो वो लिख ले भैया। अन्वय अर्थात संबंध। ठीक है भाई? दिखाई दे रहा है कि नहीं स्पष्ट रूप से? जी सर, दिख रहा। दिख रहा है। जी जी, स्पष्ट दिख रहा है जी। अच्छा, एक बात बताइए, जब मैं अपनी स्क्रीन पर जूम करता हूं तो क्या आप लोगों को जूम करके दिखाई देता है या फिर ऐसे ही पूरा पूरा, मतलब कैसे दिखता है ये बताइए। जैसे मैं अभी जूम किया हूं तो आपको जूम करके दिखाई दे रहा है? नहीं। हम करेंगे सर तब हम ना लोग जूम होगा। जूम कर सकते हैं, हम लोग खुद क्या जूम कहा? कर सकते हैं इसको।
हम खुद जूम कर सकते हैं स्क्रीन को, आपको जरूरत नहीं होगी उसकी। अच्छा अच्छा। बढ़िया। जैसे मैं अगर कोई पीडीएफ अथवा स्क्रीन शेयर करता हूं तो फिर मैं अगर जूम करता हूं तो आप लोगों को भी वो जूम किया हुआ दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिखाई देता। ठीक है, ये मुझे जानना था। ठीक है, तो ये बात हमने समझी जी कि वर्तमान काल वाला जो व्यापार, कोई आदमी क्रिया करे, कैसी क्रिया करे? जो वर्तमान काल में क्रिया करे। अच्छा, ये ध्यान देना है, वर्तमान काल में जो व्यापार यानी क्रिया यानी भाव। अच्छा, इस व्यापार जो है किसका अर्थ है? धातु का अर्थ है ना? हाँ जी। जी। धातु के कितने अर्थ हैं? दो अर्थ हैं। दो। कौन फल कौन और से? व्यापार। फल और व्यापार। फल फल व्यापार। व्यापार है वो धातु हो। ठीक है, इस व्यापार का वाचक, ध्यान दीजिएगा, इस व्यापार का वाचक हो गया धातु। उस धातु से अव्यवहित उत्तर लट क्या होता है? लट, और ऊपर से प्रत्यय आ रहा है, प्रत्यय की भी अनुवृत्ति आती है, तो लट प्रत्यय। अब प्रत्यय जोड़ दो भैया इसमें, अनुवृत्ति। यहाँ उत्तरः कर दो और आगे भवतु लगा दो। ठीक है ना? तो वर्तमान काल में माने काले, अथवा वर्तमान काल, अब ध्यान दीजिएगा, काले यह व्यापार, अथवा हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान, ये आप लोगों ने नियम सब लिख लिया ना? क्रिया भेदाय कालस्तु संख्या सर्वस्व भेदिका, यानी काल का अन्वय कहाँ होता है? काल का संबंध क्रिया में होता है, यानी कि क्रिया का जो काल होता है वो क्या होता है? विशेषण होता है। विशेषण यानी भेदक होता है। क्रिया क्या होती है? भेद्य यानी विशेष से होती है। विशेष से का मतलब क्या होता है? प्रधान। विशेष से माने क्या होता है? प्रधान होती है। प्रधान। ये आप लिख रहे हैं कि नहीं? मैं लिख रहा हूं तो आप लोग भी अपनी कॉपी में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? साथ साथ में लिख रहे हैं लिख सर। रहे हैं। हाँ, इसको लिखते जाइएगा, ठीक है? क्योंकि मैं अभी मिटा रहा हूं। चलिए, अब मैं इसको पूरा साफ करके भाई अर्थ बता रहा हूं आपको थोड़ा सा। वर्तमान काले यह व्यापार। हाँ, यही हमको समझना है। अभी तक क्या था? वर्तमान में लट प्रत्यय होता है, हम लोग इतना बोलते थे। ऐसा नहीं बोलना है। क्या बोलना है? वर्तमाने यानी वर्तमान काले काले यह व्यापार व्यापार व्यापार। और व्यापार का वाचक कौन है भाई साहब? धातु। धातु। तदवाचक यह धातु। धातु। और फिर तद अव्यवहितोत्तर, पूरा दा करिए, तदव्यवहितोत्तर। लट प्रत्यय। भाई लिखा हुआ समझ में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बाद में मेरे ही नहीं आता है मैंने क्या लिखा था। तो तदव्यवहितोत्तरः लट प्रत्ययः भवतु। ठीक है ना? ये हो गया वर्तमाने लट का अर्थ। ये समझ में आ रहा है ना? जी सर। जी। क्या समझ में आया भाई? थोड़ा बोल करके बताओ, तब हमको पता चले अच्छा समझ में आया कि नहीं आया।
वर्तमान काल में जो व्यापार, उसका वाचक जो धातु, उससे तर अव्यवहित उत्तर लट प्रत्यय होते हैं। अब ध्यान ये देना है कि आगे जब भी आप लट लकार का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, लट लकार जो है वर्तमान काल में आया है ऐसा ना कह करके कि वर्तमान काल में होने वाली जो क्रिया, व्यापार माने क्रिया, क्रिया, वर्तमान काल में जो हो रही है क्रिया, उस क्रिया को बताने वाली जो है धातु, उस धातु से अव्यवहित उत्तर लट प्रत्यय होता है। ये आपको समझना है। अगर हमने कहा या किसी ने भी कहा कि वर्तमान में लट हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि वर्तमान काल में लट नहीं हुआ। वर्तमान काल में तो व्यापार होता है, क्रिया होती है, उस क्रिया का वाचक कोई धातु होती है, उस धातु से अव्यवहित उत्तर में लट प्रत्यय आता है। ये आपको समझना है। अगर कोई कह रहा है वर्तमान काल में लट हो रहा है तो इसका मतलब वो आधी बात कह रहा है। हमको जोड़ना पड़ेगा कि भाई वर्तमान काल में होने वाली क्रिया के बोधक धातु से अव्यवहित उत्तर लट प्रत्यय होता है। बात समझ में है कि नहीं? ये उसके कथन का तात्पर्य है। हमको इतना बड़ा ठीक ठीक से समझना है, क्योंकि ठीक ठीक तात्पर्य यही है। चलिए, यहां पर भी इन्होंने लिख दिया है कि वर्तमान क्रियावृत्तेर धातोर लट स्यात्, माने वर्तमान, इसका मतलब जो हमने लिखा वही है कि वर्तमान क्रिया माने वर्तमान काल की जो क्रिया है, और क्रियावृत्तेर धातोर लिखा है, माने क्रिया, उस क्रिया का वृत्ति का मतलब होता है उस क्रिया में वर्तमान जो धातु, माने उस क्रिया का वाचक जो धातु, उस धातु धातु हो, है। धातु से। और अव्यवहित उत्तर कहां से लाना है, आपको पता है कहां से लाना है? ये तस्मादित्युत्तरस्य सूत्र से। कहां से आ जाता है? तस्मादित्युत्तरस्य सूत्र से आता है, तो वहां से आ जाएगा। और उस धातु से अव्यवहित उत्तर लट प्रत्यय भवतु, लट प्रत्यय होवे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए, तो ये हमने कुछ बात समझी। अब इसमें लिखा है अटौ इतौ। अटौ इतौ का मतलब भैया क्या है? तो ये लौ है, तो ता हो गया सीधे। यही ना इस लट का मतलब है भाई, इस लट का मतलब ल और ट ऐसा है ना? यही होगा। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे तो भाई ये जो ट अंतिम में है, इसका क्या होता है? लोप करना है। कैसे करेंगे? लोप करने के लिए इत संज्ञा करेंगे। इत संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? हलंत्यम। सूत्र क्या है? हलंत्यम। हल हलंत्यम। अंतिम हल की क्या होती है? इत संज्ञा। अंत्यम हल इत, हाँ, अंत्यम हल इत भवतु। समझ गए कि नहीं? हलंत्यम है ना? हलंत्यम में ऊपर से क्या आ जाता है? उपदेशे जननासिक इत सूत्र है, वहां से उपदेशे आ जाएगा और इत आ जाएगा। उपदेश में अंत्य हल की इत संज्ञा होती है। तो ये चूंकि ल और ट ये क्या है? उपदेश है। तो इस उपदेश में अंतिम हल हो जाएगा ट, इसकी क्या हो जाएगी? इस संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा। अब ये जो अ है, ये अ भी क्या है हमारा? उपदेश उपदेश में ही है। और ये अनुनासिक अ है भाई। बोले आप कैसे जाने? हम इसलिए जाने क्योंकि हमारे गुरुजी ने बताया। वही ऐसा ही है। तो उसका तात्पर्य क्या है कि हमारे गुरुजी ने चूंकि बताया है, इसलिए हम समझ गए कि क्या है? अनुनासिक है। तो अनुनासिक है, इसलिए क्या हुआ? उपदेशे अच अनुनासिक इत। उपदेश में अच अनुनासिक, अनुनासिक अच इत होता है। तो ये अच भी है, अनुनासिक भी है, तो इसलिए उपदेश में अनुनासिक अच क्या हो जाता है? इत हो जाता है। और फिर तस्य लोपः, उस इत का क्या हो जाता है भाई साहब? लोप। कैसे काहे करें? अदर्शनम। इस प्रकार से लोप करते हैं। समझ गए ना? तो ये लोप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बढ़िया से लोप हो रहा है। बोले अभी तो ये लॉ बचा है ना,
इसको भी लोप कर, क्योंकि सूत्र है ना लशक को तद्धिते, है ना। ये लशक को नहीं तद्धिते क्या गुरुजी। करता है, ल श और कू का मतलब होता है क ख ग घ ङ। अब अतद्धित भैया तद्धित को छोड़ देना है, तो ये ल आपको तद्धित का दिख रहा है क्या, ये तो तद्धित का नहीं नहीं है, गुरुजी। ये तो कृत। आपको एक बात बता देते हैं कि इस लट का नाम कृत होता है, इसकी कृत संज्ञा होती है। इसकी क्या होती है, कृत संज्ञा होती है, याद रखिएगा। कृत संज्ञा। कृत संज्ञक प्रत्यय आपको पता है, कोई किसी को उदाहरण पता है कोई कृत संज्ञक प्रत्यय का, नहीं पता। कृत माने कृदंत गुरुजी। हाँ कोई कृत प्रत्यय पता है आपको, जैसे अक्ता प्रत्यय होता है, तबतु होता है, नबुल होता है, त्रिच होता है क्षत्रिय शानच हो गए। वैसे ही लट प्रत्यय क्षत्रिय सानच भी, ऐसे ही लट प्रत्यय भी कृत होता है। लट प्रत्यय भी कृत होता है, लेकिन जब इसी लट के स्थान पर तिप्त जी इत्यादि हो जाएगा तब ये कृत नहीं रह जाएगा, तब नहीं नहीं रहेगा। रहे। क्योंकि कृत संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, कृत अतिंग। वो क्या करता है, कृत अतिंग। अतिंग। भाई तिंग हो गया अगर, अ माने नहीं, अगर तिंग है तब तो उसकी कृत संज्ञा नहीं होगी, जब तिप्त जी इत्यादि लगेगा। लेकिन जब तक ये लट है ना तब तक ये कृत संज्ञक है, ये याद रखिएगा। अब इस लॉ की हमको क्या करनी, तद्धित तो है नहीं ना, कृत है, तद्धित नहीं है, तो इस लॉ की शौ की और कु माने कवर्ग इनकी हम कर सकते हैं इस संज्ञा। तो इस लॉ की भी चलो एक संज्ञा कर देते हैं, लसक को तद्धित से लसक को तद्धित। अब क्या होगा, तस्य लोपा से इसका भी लोप हो जाएगा। आप बोले इस फिर भैया यहाँ पर जो है लट प्रत्यय करने की जरूरत क्या थी पाणिनि जी को, समझ रहे हैं कि नहीं। जी गुरुजी। तो कहा कि यहाँ पर चूंकि पाणिनि जी क्या किए हैं, वर्तमान लट में लट बोले हैं, उनका उच्चारण क्या हो जाएगा, बोलो व्यर्थ हो जाएगा। क्या हो व्यर्थ हो जाएगा, जाएगा। और जब व्यर्थ होता है तो यहाँ पर एक याद रखो, व्यर्थ होने पर उसके अंदर आ जाती है ताकत। ठीक है, व्याकरण में ये आपको याद रखना है, व्यर्थम सद ज्ञापयति अथवा ज्ञापयति, जो भी बोलते हो आप लोग, तो व्यर्थम सद सद ज्ञापयति, ये आपको याद रखना है। अगर व्यर्थ हुआ तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, सामर्थ्य आ जाएगा, और फिर वो क्या करेगा, एक ज्ञापन कर देगा। जैसे लोग देते हैं ना, ज्ञापन देते हैं, नहीं देते हैं, कहाँ ज्ञापन देते हैं, देते हैं। बोलो बोलो, कहाँ ज्ञापन देते हैं, जब अपनी मांगे मनवानी संपूर्ण होती हैं। जी क्या बता रहे हैं प्रभु जी, अरे बोलिए बोलिए। सरकारी कार्य में देखना गया था। सरकारी कार्यालयों में हाँ जहां भी होता है, मतलब कि ज्ञापन दे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो व्यर्थम सत माने व्यर्थ होकर के, ज्ञापयति यानी ज्ञापन, एक ज्ञापन निकलता है। क्या ज्ञापन होता है भाई, एक मिनट, क्या ज्ञापन होता है, ये जो लकार का उच्चारण पाणी, अगर मान लो एक संज्ञा हो गई तो पाणिनि जी का लकार का उच्चारण क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। फिर पाणिनि जी लट में लकार क्यों कहे, अगर आप लकार की भी संज्ञा कर देंगे तो लकारस्य उच्चारणम व्यर्थम सत ज्ञापयति, किम ज्ञापयति, लकारस्य इत संज्ञा न भवति। क्या ज्ञापन करता है, लकारस्य इत संज्ञा न भवति,
लकारस्य इत्संज्ञा। भाई समझ लेना, मैं लिख दे रहा हूँ, वो मेरे समझ में नहीं आएगा, आप लोग थोड़ा प्रयत्न करना तो समझ में आ जाएगा। लकारस्य इत संज्ञा न भवति, ठीक है। ये लकार का उच्चारण व्यर्थ होकर के ज्ञापन कर देता है। तो अब लकार की क्या नहीं होगी, संज्ञा नहीं होगी। यही बात यहाँ पर लिखी है, इन्होंने लिखा है पहले अटौ इतौ, अकार टकारऊ इतौ, इतौ माने दोनों की संज्ञा होती है और उनका लोप हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं ये बात? लट में अकार टकार की क्या होती है, संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, तो बनेगा, तो उसी बात को कहा अटौ माने अकार टकारऊ, इतौ, इतौ माने उनकी संज्ञा होती है और उनका लोप हो जाता है, ठीक है। फिर आती है बात कि लकार से लकार की क्यों नहीं भैया इस संज्ञा लोप हुआ, तो इन्होंने कहा कि उच्चारण जो है व्यर्थ हो जाएगा, वो व्यर्थ होकर के ज्ञापन करेगा कि लकार की इस संज्ञा नहीं होती है। इसी बात को इन्होंने लिखा है कि उच्चारण सामर्थ्यात् लस्य न इत्वम, उच्चारण सामर्थ्य से, उच्चारण के अंदर आ जाती है सामर्थ्य, समझ रहे हैं कि नहीं? तो सामर्थ्य के कारण लकार की इत संज्ञा माने इत्वम न नहीं होता है। इतनी बात जिसके समझ में आई हो भाई वो इस बात को बोल दे, और पहले बोले भाई, फिर अगली बात करेंगे। हाँ बोलो। व्यर्थम सज्ञापयति, व्यर्थ होकर के नियम करेगा। लकारस्य इत संज्ञा न भवति, लकार की संज्ञा नहीं होगी। इसी बात को कौमुदी में क्या लिखा है कि उच्चारण सामर्थ्यात् लस्य नेत्वम, उच्चारण के सामर्थ्य से लकार की संज्ञा नहीं होती है। इस बात को भाई कोई अन्य भी बोले। उच्चारण सामर्थ्य से लकार की संज्ञा नहीं होती है। नहीं तो उच्चारण क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, और व्यर्थ होकर के वो ज्ञापन करता है कि लकार की संज्ञा नहीं होती। अन्य कोई बोले। लट में लकार के नहीं होती है क्योंकि उच्चारण सामर्थ्य हो गई। हाँ, तो लकार की भी लकार के संज्ञा हो जाएगी, संज्ञा उच्चारण लकार व्यर्थ हो जाएगा। तो व्यर्थी भूय लकार। अच्छा शिवम जी कहाँ गए? यहीं पे है सर। बोलिए बोलिए प्रभु जी। यदि यहाँ पर लकार की भी संज्ञा कर देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ था भी। जैसे फिर? उच्चारण सामर्थ्य से लकार की संज्ञा नहीं करेंगे। अब ये पंक्ति तो आप बीच में बोले ही नहीं, व्यर्थम सत ज्ञापयति वाली, इसको भी जोड़ना है। हाँ तो व्यर्थ होकर के ही ज्ञापन कर रहा है कि यदि लकार की संज्ञा करेंगे तो। माने लकार की संज्ञा नहीं होती, बस इतना ही ज्ञापन करता है। जी सर। कहने का यही याद मतलब ये रखना है कि ये बड़ी महोदय वैयाकरणों कि की प्रसिद्ध पंक्ति है, इसको आप जरूर याद शास्त्र में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। जब वो व्यर्थ होगा तब उसमें ताकत आ जाएगी, और वो ताकत क्या कहलाएगी, क्या बताएगी कि लकार की जो होती है इत संज्ञा नहीं होगी। नहीं होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर अगले सूत्र अथवा अगली जो भी बातें हैं भूसत्तायाम इत्यादि, इसको लेकर के हम लोग कल मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को शुभ रात्रि, नमस्कार, और साथ में जुड़े भैया लोगों एक को मिनट, धन्यवाद। यहाँ जी कहिए। ये पिछले सूत्र में जो लह कर्मणि च भावे च कर्म के भ्य, इसमें बोले जो सकर्मक धातु से कर्मणि और कर्तरी प्रत्यय होती है जी, और जैसे अकर्मक धातु से भावे और कर्तरी, जी तो ये पता कैसे चलेगा, मतलब जो कौन सा धातु सकर्मक